Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nazreen, and welcome to another episode of Let's Talk Comfort Session. व्यूअर्स, पाकिस्तान में सहाफ़त करना कोई आसान काम नहीं, और वो भी इक़्तिदार की सहाफ़त जिसमें आपने सच बात कहनी हो और बग़ैर लगी लपटी के आपने उसको बयान करना हो। सहाफ़त ऐसे मुल्क में जहाँ पे सेंसरशिप भी है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और मसाइल हैं, करना और भी मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे बहुत कम ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं कि जो कि फिर भी इक़्तिदार की सहाफ़त करते हैं और एक हक़ और सच बात को किसी न किसी तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उन सहाफ़ियों में से हमारे एक बहुत मोहतरम दोस्त हमारे आज मेहमान हैं, जिन्होंने ना सिर्फ एक अच्छे इक़्तिदार की सहाफ़त की, बल्कि अपना नाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे सहाफ़त, बल्कि टेलीविज़न के अंदर अपना एक जो शोरा आफाक प्रोग्राम है एक दिन जियो के साथ में कमाया, और एक नई किस्म की इनोवेशन की और ऐसा शो मुतारफ़ करवाया जिसमें आप लोगों को उनके घरों में जाके, उनके ऑफिस में जाके उनकी बैक ऑफ द ऑफिस की जो लाइफ है वो देखते हैं। Hello Fatma, hello Saira, and everyone who has joined us, खास तौर पे नौरीना who's joining us from Karachi, from Peshawar. So मैं बात कर रहा हूँ हमारे मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब की, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, और आज जो हैं वो टेबल्स टर्न हो गई हैं, क्योंकि यूजुअली वो कैमरे के इस तरफ होके लोगों से सवाल जवाब पूछते हैं और उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं, और आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो कोरोना के दौरान कैसे गुजर रही है और उन्होंने अपने कैरियर का कैसे आगाज़ किया, और कुछ फ़न बातें जो हम उनसे सीखेंगे और उनसे जानेंगे। सो लेट मी सी इफ़ ही इज़ ऑन, एंड देन आई इनवाइट हिम इन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। सर, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं जी? खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू लेट्स टॉक सर। आज टेबल्स टर्न हो गई हैं। नहीं नहीं, आप हमेशा टेबल टर्न करते रहते हैं, किसी ना किसी मामले में आप टेबल टर्न करते हैं। चाहे हम वो तो आपको फॉलो वुमेन कर। एम्पावरमेंट हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर जदीद अक़दार और लोगों को आप जिस तरह से एम्पावरमेंट देते हैं, तो ये भी आज एक नया तरीका है एम्पावर करने का। बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। आप खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी सर, वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा, चलिए सर, लेट्स टॉक का आगाज करते हैं। आपकी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमें पता है यू आर वेरी बिजी। बेसिकली ये हम कंफर्ट सेशन हमने स्टार्ट ही इसीलिए किए क्योंकि लोग आजकल एक बहुत नेगेटिविटी के दौर में रह रहे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा कोई अच्छा टाइम गुजारते हैं ताकि वो फन एक अच्छे तरीके से शाम को उनका जो वक्त है वो गुजरे और वो आराम से रात गुजार सके अपनी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। सर, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। लखनवाल से जियो का जो सफर था वो कैसे हुआ जरा? एक किधर से आपको, पहले से आपने एफसी कॉलेज गए, आप उसके मैगजीन के भी थे एडिटर, सो ये आपको शुरू से जर्नलिज्म का शौक था ये, या पाकिस्तान की सियासत देख के आपको इसमें इस तरफ आपका इंटरेस्ट हुआ? नहीं, देखे जो तकदीर होती है ना, वो तो आपको पता नहीं क्या क्या करवाती है। मैं लखनवाल, हम्म, मेरे वालदैन लखनवाल जिला गुजरात से हैं, मैं जोराबाद में पैदा हुआ, जिला पेशाब में। और जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज में, स्कूल में, बज़्म अदब का सेक्रेटरी रहा, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में रहा, वहाँ ज़िया बार हमारा मैगजीन था, उसका मैं असिस्टेंट एडिटर रहा, मजलिस हम्म, उर्दू का सेक्रेटरी रहा, मजलिस इकबाल का सेक्रेटरी रहा, मजलिस कायद आज़म का सेक्रेटरी रहा। फिर मैं एफसी हम्म, कॉलेज लाहौर आ गया, यहाँ एफसी कॉलेज का जो कॉलेज मैगजीन था उसका एडिटर रहा। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट चला गया, वहाँ का भी मैं हम्म, एडिटर रहा। तो हालांकि कोई हम्म, इरादा नहीं था, पता भी नहीं था सहाफत का, लेकिन ये ट्रेनिंग हो रही थी। और फिर हम्म, जब मैं सहाफत में आया तो उस वक्त इरादा नहीं था कि इसको प्रोफेशन बनाना है, लेकिन दिल इतना हम्म, लगा वहाँ कि फिर हम्म, पहले ख्याल था सीएसएस करने का, लेकिन फिर मैं तो अपीयर ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिल ही इतना अच्छा। लगा कि मैंने फैसला किया कि आई हैव टू डू दिस। हम्म, सही है। अगर सीएसएस आप कर लेते तो आज आप किस पोजीशन पे होते? मेरे ख्याल चीफ सेक्रेटरी तक तो पहुंच गए होते आप अब तक। जी, ये जवाद रफीक मलिक साहब जो हैं, ये मेरे एक साल सीनियर हैं, जो अभी चीफ सेक्रेटरी लगे हैं। हम पंजाब। इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे, ये मेरे से एक साल सीनियर थे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप भी इसके इर्द गिर्द ही होते या कहीं इक्तदार की गुलाम गर्दिशों में पता आप वैसे भी पता नहीं पाए कहाँ जाते हैं, होते, लेकिन पता नहीं कहाँ होते, मेरा तो ख्याल है पीछे ही रह गए होते कहीं।
ये भी बात ठीक है। अच्छा सर, एक दो सीरियस सवाल पूछ के फिर जरा फन सवाल की तरफ आते हैं। आपसे सीखना है, आपसे जरा आपकी राय लेनी है कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का जब जब से सोशल मीडिया आया है, खासतौर पे पाकिस्तान की सियासत में और वैसे भी, तो मैंने देखा है कि उसमें जो मेरी एक अदना सी राय है कि एक खुद पसंदी का एक कबीले से बन गए हैं कि जिसमें जो है आपकी जो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता और अपने ही लोगों को फॉलो करके अपने ही लोगों का एक जमगट्ठा बना के उनसे तारीफें करवाई जाती हैं और समझा जाता है कि कोई तनकीद करने वाला जो है वो या सही नहीं है या उसकी तनकीद जो है वो काबिले तवज्जो ही नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये हम अपने अंदर ही नहीं अपनी दुश्मनी पैदा कर रहे इस तरह की चीजों से? देखिए जी, जो दुनिया में आज तक जितने बड़े लोग हुए हैं, पैगंबर, नबी, लीडर, बड़े सियासतदान, उन्होंने हमेशा हमागिरियत की बात की है। उन्होंने लोगों को इंक्लूड किया है, एक्सक्लूड नहीं किया। जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने कोशिश की है कि इंक्लूजन की पॉलिटिक्स की जाए। जो एक्सक्लूशन की पॉलिटिक्स करते हैं वो थोड़ी देर के लिए तो कामयाब होते हैं। मसलन हिटलर ने एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स की, थोड़ी देर के लिए कामयाब हुआ। मुसोलिनी ने की, थोड़ी देर के लिए कामयाब हुआ। साउथ एशिया में साउथ अफ्रीका की जो पॉलिटिक्स थी शुरू की, उसमें वो खास तरह की वहां भी तस्सुब बरता जाता था, लेकिन वो नहीं चला। अल्टीमेटली आपको सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई, यूएन ने उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा दी। तो बुनियादी बात है कि दुनिया की वैल्यूज जो हैं, मेजॉरिटी वैल्यूज, वो तो यही कहती हैं कि आप इंक्लूजन की तरफ जाएं, आप लोगों को शामिल करें। अगर आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, अपने आप को एक खास दायरे में रखेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी आइसोलेटेड। बिल्कुल। और यही आप अमीलक आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि आजकल जो हमारे खासतौर पे सोशल मीडिया में, ट्विटर में भी आप देखें तो एक किस्म के लोगों के रह के तो समझा जाता है कि जैसे वो जिस तरह आंखें बंद की हुई हैं और बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो समझा जाता है कि भाई अगर मुझे इतनी रीट्वीट्स मिल रही हैं या लाइक्स मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि जी मेरी सियासत है वो ठीक चल रही है और मुझे कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सूर्य साहब देखें, आप सही कह रहे हैं। देखें, दुनिया इतनी बड़ी है कि जब मैं पहली दफा बाहर गया तो मुझे एहसास हुआ कि हम अपने तई जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम तो एक नुक्ते के भी कहीं हमारी जगह नहीं है। तो अगर हम सिर्फ अपने आप को सही जगह प्लेस कर लें और अपने आप को समझ लें कि हम कितने हकीर हैं और हम कितने, हमारी दुनिया में क्या हैसियत है, तो मेरा ख्याल है उसी से हमें अपना मकाम जो है वो, तो अगर अपने आप को खुद हम्म, ही बड़ा समझना शुरू कर दें तो हम्म, वो हकीकत नहीं है हम्म, कि हमारे पास हम्म, ना वसाइल है, ना हमारी दुनिया में फैसले हम करते हैं, ना हमारी वो हम्म, पोजीशन है। लेकिन अपने आप को समझने में तो वो बेवकूफ़ी हम्म, है, वो तो बिल्कुल हम्म, तकब्बुर जो है वो हम्म, गैर ज़रूरी है। बल्कि हम्म, जिनके हम्म, पास सब कुछ होता है उन्हें भी नहीं करना चाहिए। तो वो भी हम्म, कोशिश हम्म, करते हैं कि इंक्लूजन की जाए। अब अमेरिका जो हम्म, चाहे कर सकता है, बड़ी हम्म, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा मुल्कों की हमेशा राय हम्म, लेता है। यूनाइटेड नेशंस चाहता है, उसने इराक हम्म, पे हमला करना था, यूनाइटेड नेशंस के पास गया। और जगह हम्म, अदरवाइज मुल्क सारे आज़ाद हैं, वो अपना हम्म, फैसला करें। हमें भी जाहिर है हम्म, ज़ाती तौर पर भी, मुल्की सतह पर भी, मुआशरती हम्म, तौर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा हम्म, इंक्लूजन करनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों को हम्म, आपको, और ट्रॉडन है, उनका ख्याल करना हम्म, चाहिए। क्योंकि जो डाउन ट्रॉडन है, हम्म, जितने बड़े दुनिया के हम्म, लीडर आए हैं, जितने, जैसे मैंने अर्ज किया, पैगंबर आए हैं, उन्होंने हमेशा डाउन ट्रॉडन को, वो सोसाइटी के तबकात जो पसमानदा हैं, जो हम्म, महकूम हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, हम्म, उनको उठाया है और उनका ख्याल रखा है। हम्म, हम्म, वही इनकलाब होता है। हम्म, तो हमारे यहाँ हम्म, बदकिस्मती से ये हो गया कि आजकल डाउन ट्रॉडन का, हम्म, गरीबों का, महरूम हम्म, तबकात का तो कोई आवाज ही नहीं है। तो आवाज ही मिडिल नहीं है, क्लास की बिल्कुल। आवाज है और अपर क्लास की हम्म, आवाज है। जबकि हम्म, दुनिया हम्म, भर में हर जगह डाउन ट्रॉडन की भी एक पार्टी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त हम्म, कोई नहीं।
कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। आप सियासत के उतार चढ़ाव पे भी लिखते हैं और इस तरह की कि माशाल्लाह आपकी बड़ी एक दूर की नजर आप देखते हैं चीजों को जो कि नहीं नजर आ रही होती। तो अंदर से आपको फ्रस्ट्रेशन तो कभी होती होगी कि यार चेहरे बदल जाते हैं, साल बदल जाता है, लेकिन आपके जो कॉलम्स हैं उसमें आप कहीं ना कहीं आके आप वही बात आपको दोबारा बार बार करनी पड़ती है कि जो सिस्टम है वो नहीं बदल रहा किसी तरह। तो आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसका फिर आप कैसे आप अपने आप को कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं और फिर किस तरफ आप रुजू करते हैं कि ताकि आपका ये जो सिस्टम है आप सही तरीके से चलता रहे? सूफी साहब, मैं तारीख का एक बहुत ही अदना तालिब इल्म हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ये इतनी जल्दी नहीं आती। इसके लिए कई जनरेशन्स जो हैं वो स्ट्रगल करती हैं। हम भी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं कायद आज़म के ज़माने से लेके अब तक, और अल्टीमेटली चीज़ें कुछ इम्प्रूव हुई हैं, कुछ ख़राब हुई हैं। लेकिन बहुत सारा, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान दुनिया के उन एक दो मुसलमान मुल्कों में है जहाँ जमहूरियत है, जहाँ अदालती निज़ाम कायम है, जहाँ लोग इंटरनेशनली जिनका एक्सपोजर है, जहाँ आज़ादियाँ हैं, जहाँ समाजी आज़ादियाँ हैं, जहाँ माशरती आज़ादियाँ हैं। तो हम बहुत सारे मुल्कों से अच्छे हैं, लेकिन जाहिर है ये कोई टारगेट नहीं है। अभी टारगेट इससे और आगे जाना है। इंसानी वसाइल में हम बहुत पीछे हैं, गुर्बत में हम बहुत पीछे हैं, अभी और तालीम में बहुत पीछे हैं। तो ये इसको अचीव करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा, जिनको हमने चीज़ों को अचीव कर लिया उस पर इत्मीनान है, और जिन पे नहीं अचीव किया उनके लिए कोशिश है। बस यही इंसान का काम है। हमारा काम तो है हम्म कोशिश करना। सही, बिल्कुल सही। एक आजकल जो सर ट्रेंड है, मैंने भी आपका परसों भी मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने भी बात की थी कि आजकल, बल्कि ये हमेशा से रहा है कि दरोगोई या बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना वो एक हमारा सोसाइटी का हिस्सा बनता जा रहा है। कि आप मिसाल के तौर पे एक बात कहते हैं, मैं जब उस बात को आगे कन्वे करूंगा तो उसमें दो चीजें अपनी लगा दूंगा। आप बात कर रहे थे शहबाज साहब के इंटरव्यू की, वो मैं जियो पे देख रहा था, जिसमें आपने कहा कि मैंने कहा कुछ था लेकिन लोगों ने उसको आपके आर्टिकल को कुछ का कुछ बना दिया। तो आपका ख्याल है कि ये चीज हमारी सोसाइटी से कभी खत्म हो सकती है, या हम इस पे किस तरह इस चीज पे अमल क्या क्या चीजें इंटरवेंशन की जाती हैं कि जिससे जो बात है उसको उसी तरह कन्वे किया जाए और उसमें बीच में उसको डिस्टॉर्ट ना किया जाए जिससे नुकसान और खराबी पैदा होती है मुआशरे में? देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो मुआशरा है, बड़े सगीर का मुआशरा मेरे मज़ाद है, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ हमारी कुछ रवायात में बढ़ाना चढ़ाना शामिल है। और ये हमारे, यूं समझे, हमारी नेचर का हिस्सा है कि वैसे तो सारी दुनिया में है कि इसीलिए जो मजहबी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी जो इस्लाम से पहले के मज़ाहिब थे उनके बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र यही है कि उनमें किसी की चीज़ को बढ़ा दिया गया, किसी चीज़ को कम किया। इसी तरह तारीख के किरदार हैं, उनको भी किसी को बढ़ा दिया गया, किसी को छोटा कर दिया गया। हमारे बड़े सगीर में भी ये है, और हम इसमें तलज़्ज़ुज़ लेते हैं। और फिर हर एक की नेचर डिफरेंट है। किसी को बुरी बात करना अच्छा लगता है, किसी को उस बुरी बात से और बुरी बात करना अच्छा लगता है, और किसी को उसी चीज को अच्छा एंगल देना अच्छा लगता है। तो बस इंसानी जो, हम इंसानी लोगों की जो नेचर है, तबीयत है, मिजाज है, वो तो नहीं बदल सकते। होता ये है सूफी साहब के कौमों की तारीख में, हम यही अपनी कौम ही देख लें कि एक वक्त था कि 1857 के बाद अंग्रेज यहाँ काबिज हो गए, मुसलमानों की सल्तनत चली गई, और बिल्कुल मुसलमान पीछे चले गए। कैदो बंद थी, मुश्किलात थी, पढ़ाई कर नहीं रहे थे अंग्रेजी की, एक तरह से बिल्कुल आइसोलेट हो गए। लेकिन फिर हमने देखा कि 5, 6, 50, 60, 70 साल के अंदर मुसलमान फिर खड़े हुए, और इतने फिरकों में बटे हुए थे, इतने नुक्ताए नज़र थे, और इतने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन जना साहब बीच में से निकले, बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी थे। उस इससे पहले मुसलमानों का कोई ऐसा लीडर नहीं रहा कि जो कि दाढ़ी मुंडा हो, जिसकी जो बाहर का पढ़ा लिखा हो, और उसको सारे लोग इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर वोट दे दें। ये हमने देखा कि ये मौजूदा हुआ, पाकिस्तान बना। फिर हमने देखा कि भुट्टो के जमाने में भी फिर इसी तरह लोग इकट्ठे हुए, चेंज, फिर इमरान खान के लिए लोग इकट्ठे हुए। तो ये हम जब कोई चेंज लाना चाहते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, हमारी कोई चेंज अभी तक मानी खेज साबित नहीं हुई, कोई ऐसी चेंज नहीं आई कि जिससे
हम वाकई ही बदल जाएं, लेकिन हमारे अंदर जज्बा तो मौजूद है, हम चेंज लाने की कोशिश तो करते हैं। हाँ, वो चेंज अभी आया नहीं है, लेकिन एक दिन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक आप जुमला आप भी सुनते होंगे, आई एम श्योर, आप माशाल्लाह आपका इतना एक्सपोजर है कि जब भी कोई चीज हमने एक्सेप्ट करनी होती है तो हम उसको कह देते हैं यार ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यानी कि ये इधर नहीं हो सकता। जिस चीज को हम बाहर जाके फॉलो करें या हम जिसके बारे में तारीफ करें, लेकिन अपने ऊपर वो अप्लाई करने से पहले हमारा एक टिपिकल जुमला बन चुका हुआ है, ये पाकिस्तान है। तो आपका ख्याल है कि इस जुमले को, इस मेंटेलिटी को एजुकेशन के थ्रू, या हमारे लीडरों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने एक्शन से, अपने अमल से, तकरीरों से नहीं, तकरीरें हम बहुत सुनते रहते हैं, इस चीज को, मेंटालिटी को खत्म करें कि यार ये एक्सक्यूज ना करो, अब ये नहीं कहने की बात है कि ये पाकिस्तान है, लेट्स ब्रिंग द चेंज जिसको आप एडवोकेट करते हैं। एग्रीड, बिल्कुल। जना साहब ने और इकबाल साहब ने यही किया कि जो सदियों का मुसलमानों का सफर रुका हुआ था उसको तेज तर कर दिया। देखें, तुर्की के अंदर इस बात पर फसादात हुए कि क्या लोगों को तस्वीर खिंचवानी चाहिए या नहीं। तुर्की के अंदर इस बात पर फसादात हुए कि काफी मुसलमान है या काफर है। हमारे यहाँ नहीं हुए, क्योंकि हम डायरेक्ट ही जो पसमानदा सोच थी उससे डायरेक्ट दुनिया की जो मोस्ट मॉडर्न सोच थी हम उसमें चले गए। हमने जमहूरियत को अपना लिया, हमने अंग्रेजी को अपना लिया, हमने साइंस को अपना लिया, हमने बहुत सारी तब्दीलियां जो है, पार्लियामेंट ले आए, असेंबलियां ले आए, लोकल गवर्नमेंट ले आए, हम सारा कुछ ले आए, ठीक है। और बगैर रेजिस्टेंस के यहाँ आ गया। यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। और इसमें बहुत सारा क्रेडिट अंग्रेज को भी है और हमारी मुसलमान लीडरशिप को भी है जिसने रेजिस्ट नहीं किया। तो बुनियादी बात यह है कि अब भी जहां जहां हम गलत हैं और बाकी दुनिया ठीक है, हमें इसमें कोई जो है ये नहीं करना चाहिए कि कोई हीले बहाने बनाए। जहां हम गलत हैं हमें तस्लीम करना चाहिए। और हमारे सामने उन लोगों ने तरक्की की है और जिन असूलों के बुनियाद पे तरक्की की है, हमें भी वही अपना असूल जो है वो अपनाने होंगे, तभी हम तरक्की कर सकेंगे। कोई एक खुफिया फार्मूला नहीं है कि जनाब सिद्दीकी साहब के ये कोई खुफिया फार्मूला हो कि कोई जो बरतानिया वाले हैं वो कोई इसी कमरे के अंदर ताला बंद हो के कुछ सोचते हैं और उससे चीज सामने सामने चीजें हैं। ईमानदारी करें, लोगों के साथ मामला फैमिली करें, इंसानों को बराबर रखें, सबको उनके हकूक दें, किसी के साथ ज्यादती ना हो, सोसाइटी ठीक हो जाएगी। तो वही चीजें हमारे आइन के अंदर लिखी हैं, सिर्फ सवाल यह है कि उन पर अमल हो। बिल्कुल, यही सारा प्रॉब्लम। ये आपने भी देखा होगा कि फैक्ट्रियों के बाहर लिखा होता है माशाल्लाह, और अंदर मिलावट वाली चीजें बन रही होती हैं। दुकान के बाहर लिखा होता है फवीआई आला बिरब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लेकिन महंगाई करके और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीजें बेच रहे होते हैं। तो हमने एक उन चीजों को एक लिटरली हमने उनको नहीं लिया, हम सिर्फ उन चीजों को समझते हैं कि अगर हमने माशाल्लाह कह दिया तो इसका मतलब है कि हमारी जॉब खत्म हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी रूह है वो, उसको फॉलो करना जो है ना, वो हम नहीं सीख सके मेरी नजर में, जो आपने भी इसको बयान किया है अभी। अब आ जाए सर जरा आपके प्रोग्राम के ऊपर, आप जरा लाइट सवाल हो जाए। आपका क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है? आपकी क्या एक्टिविटी है आजकल और किस तरह आपने टाइम? शुरू में तो बड़ा एक मुनफरिद तजर्बा था, किताबें पढ़ी, घर आराम किया, लेकिन अब बोरियत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक आदत साल से है कि दिन में एक दो दफा बाहर जाना है, या चलो अगर एक दिन नहीं गए तो दूसरे दिन जरूर जाना है। तो अब घर के अंदर कैद होना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपकी एक्टिविटी क्या होती है? आप क्या यानी कि सुबह से शाम तक बुक्स पढ़ ली, इसके अलावा जो आपका कॉलम? मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता, ज्यादा पढ़ाई और लिखाई पे मेरा तवज्जो होती है, ठीक है। और अपने साथ वक्त गुजारना भी अब बड़ा मौका मिलता है। अपने से बात की, अपने तजिया किया, अपना एहतसाब किया कि क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये काश हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान और हमारे लोग भी अगर थोड़ा सा अपने साथ टाइम गुजार ले तो शायद हमारे काफी मसले हल हो जाए। इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं वो बहुत जरूरी है हमारे मुआशरे के अंदर। सर, आपने जब शुरू किया एक दिन जियो के साथ, तो ये ओरिजिनल आइडिया आपको किस तरह आया? लाइक आप क्या लाना चाह रहे थे? कोई एक सा हिस्टोरिक प्रोग्राम, और जिस तरह उस दिन इफ्तिखार अहमद साहब थे हमारे शो पे, वो भी कह रहे थे कि उसके कई एपिसोड्स तो वाकई दे शुड बी केप्ट इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, के जो जबरदस्त किस्म के आपने किए हैं। तो उसके पीछे क्या आइडिया था सर, एंड हाउ डिड यू कम अबाउट इट?
ये उनकी बड़ी मेहरबानी, मैंने उनकी तारीफ सुनी थी, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया उनका। बाकी ये बात है कि असल में इस तरह का ना एक एक प्रोग्राम हम प्रिंट में करते थे अखबार के लिए, एक दिन सियासतदान के साथ, और वो भी इसी तरह होता था, तस्वीरें होती थी, उनकी एक्टिविटी होती थी, पूरा दिन हम स्पेंड करते थे। तो उसी आइडिया को हमने चेंज करके टीवी के लिए बना लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासतदानों से दूसरे शोबों की तरफ भी जाते गए। वेरी नाइस। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेटेड था इंटरव्यू वो अल्ताफ हुसैन साहब वाला था। आपका अपना पर्सनली फेवरेट कौन सा था जो कि आपको बहुत मजा आया हो, जिसमें जो आपने खुद एंजॉय किया हो सबसे ज्यादा? मैं सच्ची बात यह है कि ये जो मुझे बूढ़े बूढ़े सियासतदान हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। वली खान बड़े अच्छा। अच्छे लगते थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान बड़े अच्छे लगते थे, अजमल खटक, अकबर बुगती, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, इनके साथ नवाबजादा नसरुल्लाह, मुझे ये इनके साथ गुजारा हुआ वक्त बड़ा याद आता है। अब ये दुनिया से चले भी गए हैं, और ये बड़े रिच लोग थे ख्यालात के एतबार से, ट्रेडिशंस के एतबार से, उनसे बहुत कुछ सीखा है। सही है। वली खान साहब, कोई ऐसा इंटरव्यू आपको जो कि कोई ऐसी चीज जो आपको उसमें स्ट्राइक की हो, जो वली खान साहब से जब आपका इंटरव्यू हुआ तो उसमें लाइक कोई ऐसा वाकया जो आप हमें बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, कि जो हमें उनकी हिस्ट्री और उनकी खासतौर पर पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में बताया जा सके, खास क्योंकि पंजाब में खासतौर पे एएनपी के बारे में या उनकी सियासत के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पाई जाती। जी, मैं भी एक पंजाब में चूंकि पैदा हुआ हूँ, तो मेरा भी उनके बारे में कुछ नेगेटिव था काफी पहले सोच, लेकिन जब मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। और फिर उनकी सबसे बड़ी जो अच्छी मुझे बात लगी कि उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में जो कहा वो ही हुआ। वो उनकी अच्छा। मुस्तकबिल बीनी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी, और उनका तज्जिया बिल्कुल जज्बात से खाली हकायक पर मबनी होता था, इसलिए उनकी बातें 100% दुरुस्त निकली। और बुगटी साहब के साथ आपका जो इंटरव्यू हुआ, ये कब की बात है? ये मुशर्रफ ये दौर से पहले की बात? आखिरी इंटरव्यू था बुक्ति साहब का, उसके बाद तो वो पहाड़ों में चले गए थे, और उससे पहले ये इंटरव्यू हुआ। उस वक्त भी वो घेराव में थे, लेकिन उन्होंने बड़े शौक से मुझे ये इंटरव्यू दिया। फायरिंग रेंज पे लेके गए, खुद क्रिकेट खेली, ठीक है, अपने जो पोते थे उनको मेरी फरमाइश पर स्विमिंग करवाई, इसी तरह खाने, दावतें, गपशप, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। सलीम अकबर बुख्ती भी उनसे उन दिनों में मिलने आए, तो एक बड़ा भरपूर वक्त दिया उन्होंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खाने पीने का जो है वो सबसे ज्यादा मजेदार खाना आपको किस सेलिब्रिटी या किस सियासतदान ने खिलाया जो आपको आज तक नहीं भूलता? देखिए, मैं अपने घर में ना सबसे मजेदार खाने पकवाता हूँ, अच्छा। और मेरा खाने का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही यूं समझेंगे बिल्कुल लाहौरियों जैसा है। हूं नहीं मैं लाहौरी सही। बॉर्न, लेकिन मैं हाँ, अडॉप्टेड लाहौरी हूँ। तो मुझे सही है। लाहौरियों जैसा जायका जो है ना वो पसंद है। तो घर में हमारे सही है। अब उसी जायके का खाना पकता है। तो जो तो उस सही। स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। बलोची बहुत अच्छे मेहमान नवाज है, सिंधी बहुत अच्छे मेहमान नवाज है, और हमारे जो पंजाबी सरदार हैं, पंजाब के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं। तो सच्ची बात है कि कंपटीशन होता है जहां भी मैं जाता हूँ। लोगों को शायद एहसास है कि मुझे खाने पसंद है, या सही है। लोग अपना दीदो दिल फर्शे राह करते हैं, तो हर जगह सही। पहले से मजेदार ही खाना होता है। सही है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि ਤੁਸੀਂ गए हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्या वो यार है कि पका के मेरे अगे रखता है तो मैंने बिल्कुल नहीं पसंद आया? नहीं, मैं सूफी साहब, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ कि जी जी। मैं एक जगह गया, वो म्यूजिक फैमिली थी, कोई इतने अमीर लोग नहीं थे, तो मैं नाम भी नहीं लूंगा और उनका जगह भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि भाई इन्होंने अपना खाना बाहर से बाजार से बंदोबस्त कर लो। मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा, उसने बंदा भेज दिया प्रोड्यूसर ने खाना लेने के लिए। तो वो जब खाना आ गया तो प्रोड्यूसर ने आके कहा कि सर आए जरा बाहर, आपसे काम है, खाना खा। तो मुझे उस वो जो म्यूजिक वाले फैमिली थी उसने मुझे कहा, सर मेरी जरा एक बात सुन ले। मैं क्या जी, हुक्म हुक्म। वो मुझे कहता है जरा इधर आए। वो मुझे साथ वाले कमरे में, उसने कहा जनाब सिर्फ आपके लिए हमने खाना पकाया, हम ज्यादा लोगों के लिए तो खाना
नहीं कर सकते, आपके लिए खाना पकाया हुआ है, आपने हमारे साथ खाना। तो मैंने प्रोड्यूसर को कहा भाई तुम जाओ, मैं तो इनके साथ खाना खाऊंगा। तो जी वो जो खाना था, उस जैसा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। वो बहुत गरीब थे, उन्होंने करेले गोश्त खाया हुआ था, पर क्या बात है, मेरे जिंदगी में वो जायका नहीं भूला, या मुझे वो जायका नहीं भूला जब मैं एक भट्टा मजदूर के घर गया और वो मजदूरी कर रहा था, तो उसने मिर्चों के साथ रोटी खाई और मैंने भी मिर्चों के साथ रोटी खाई। तो पूरी मैं रोटी खा गया मिर्चों के साथ। तो ये दो जायके अभी तक मुझे याद नहीं भूलते। बाकी बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े मजेदार खाने खाए हैं वो भूल गए, लेकिन वो मिर्च का जायका और वो जो खाना था करेले सिंगल डिश, उसका जायका नहीं भूला। बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह काफी सफर भी करते रहते हैं, आपका शौक है मेरे ख्याल में सफर का भी, आप जाते रहते हैं। आपका सबसे फेवरेट मुल्क कौन सा है जहां आपने अब तक सफर किया और जो आपको पसंद है? तो साहब पहले तो मेरा फेवरेट मुल्क दो थे, तुर्की और हॉलैंड, लेकिन रिसेंटली मैं यूरोप में बहुत घूमा था, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं गया था। लेकिन ये पिछले समर में मैं वहां गया हूँ, तो अब तो मुझे सबसे अच्छा वो लगता है। और कौन से शहर का है? जगह इंटरलाकन गया हूँ, इंटरलाकन। तो भाई वो तो ऐसा लगता है झील है। हाँ जी, तो वो दो झीलें हैं और उन दो झीलों के दरमियान जब आप खड़े हो तो यूं लगता है कि शायद जन्नत भी ऐसी हो। बिल्कुल सही। उसके जगह करीब एक शहर है थन और ब्रियंस, उसकी जो लेक मिलती है उसके साथ, बड़ा खूबसूरत वो इलाका है। तो ज्यूरिख भी गए सर? जी ज्यूरिख भी गया, ज्यूरिख भी गया हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये इंटरलाकन अच्छा लगा। इंटरलाकन, वहां से ज्यूरिख से तो ड्राइव करके गए होंगे आप या ट्रेन लेके गए थे? जी जी, ड्राइव करके। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत ड्राइव है आपकी वहां से ज्यूरिख से उधर आगे की। अच्छा सर, आपके इंटरव्यूज में आप उसकी बड़ी बात करते हैं, यानी कि आप कभी किसी को प्यार हुआ, मोहब्बत हुई उसकी, तो एक तो आपने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ है, एक मुझे लगता है वो कनेक्शन है, तो दूसरा आपका सबसे पहला क्रश कहाँ था, ये जरा बताएं आज हमें। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि कौन है जो ये दावा करे कि उसको हुस्न से या मोहब्बत से इलाका नहीं। ठीक है, ये हर शख्स इस तजर्बे से गुजरा है और गुजरना चाहिए। तो किसी से इश्क ही नहीं है, आपको कोई अच्छा ही नहीं लगता, तो आपको इस तजर्बे से ही नहीं गुजरे, तो मेरा ख्याल है नामुकम्मल है। दूसरी बात यह है कि मैं तो यूं समझे कि नाकाम सा आशिक हूँ, और जो मुझे यूनिवर्सिटी में जो इश्क हुआ था वो कोई तोड़ नहीं चढ़ा, तो इसलिए बार बार होता रहता है इश्क। क्योंकि नाकाम ही होना होता है, तो इसलिए बार बार हो जाता है। नाकाम इश्क का अपना मजा है, वैसे याद वो ही रहता है। मैं तो समझता हूँ कि वो जो इश्क कामयाब हो गया वो कौन सा इश्क है। इश्क तो होना ही नाकाम चाहिए ताकि उसकी कसक हो, उसकी दर्द हो, उसकी तकलीफ हो, आपका महबूब बेवफा हो। क्योंकि अगर सारे इश्क कामयाब हो जाते तो फिर आज तक शायरी की कोई किताब ही नहीं लिखी जाती। फिर ना फराक होता, ना दुख होता, ना दर्द ना विशाल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आपसे एक थोड़े फन क्वेश्चन है, जरा आपका बताएं ये हमारे व्यूअर्स के लिए। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में से अगर ये फिल्मी रोल किसी को दिया जाए तो कौन कौन सा पॉलिटिशियन लेगा? सुपरमैन। मेरा ख्याल शहबाज साहब शहबाज साहब के लिए क्वालिफाई करते हैं, या खान साहब बिल्कुल करते ठीक हैं है, या शहबाज साहब करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सर बैटमैन? बैटमैन तो मेरा ख्याल रहमान मलिक साहब को बना दें। अच्छा। वो छुप के रात को निकलते हैं और काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कैट वुमेन कौन होगी सर हमारी फीमेल सियासतदानों में? आजकल कोई पॉलिटिक्स में कोई इतनी बड़ी खातून है नहीं, रह नहीं गई कैट वुमेन। पहले काफी अच्छा। थी, अब कोई इतना बड़ा नाम नहीं रह गया। सही है। अच्छा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि आपने माशाल्लाह जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं, सारी चीजें आपकी नजर होती है, आपको पिछले 10 साल के अरसे में
पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान और जीबी, इनमें से आपको अगर कौन कौन से आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट ने किए, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, आपके जो आपको एज अ सिटीजन आपने कहा कि यार वाकई देखो ये सही सिमत में हुकूमत काम कर रही है? देखिए, एक तो पंजाब से जो शुरू करते मैं हैं। जनरल मुशर्रफ को एक डिक्टेटर समझता हूँ और उनके तर्ज हुकूमत से मुझे बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मैं उनके लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता था कि वो मॉडर्न वर्ल्ड के बहुत करीब था और तकरीबन वही निज़ाम हमें उसकी चंद गलतियों को ठीक करके उसको दोबारा लाना चाहिए। दूसरा जो ठीक हो एम्पावरमेंट के प्रोग्राम है, जैसे आपका विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम था, जैसे आपने उनके लिए मोटरसाइकिल्स का अरेंजमेंट किया, जैसे आपने मुल्तान के अंदर वो सेंटर बनाया, मेरा ख्याल है कि ये जो ह्यूमन एम्पावरमेंट है ये दूसरा बड़ा काम है जो हुआ है और होना चाहिए मजीद। और खासकर मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूरत है हमारी माइनॉरिटीज़ को, खासकर जो हमारे क्रिश्चियन हैं और जो देहात के जो जिनको हम कमी कहते हैं उनकी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही पसमानदा है। मैं भट्टा बिल्कुल। मजदूरों को मैं देखता रहा हूँ कि वो तो आज भी मेरा ख्याल है कुछ तीसरी चौथी सदी में रह रहे हैं और बेचारों ने, मतलब मैंने एक भट्टा मजदूर से इंटरव्यू किया, मैंने कहा भाई तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी ख्वाहिश है मैं अनार खाऊं। मैं अनार को दूर से देखता हूँ, मैंने अनार खाया नहीं। अब आप देखें कि आज की दुनिया में इतनी भी क्या? अगर हम इंसान ये ख्वाहिश ना किसी की पूरी करा सकते हो तो क्या हमारा जीना और क्या हमारे दावे, क्या कैसे हम बिल्कुल इंसान हैं बिल्कुल कि हमारे साथ ऐसे बिल्कुल। इंसान रहते हैं जिन्होंने अनार भी नहीं चखा। अनार नहीं खाया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सर अगर आप बेनजीर भुट्टो साहब का कोई प्रोजेक्ट और नवाज साहब का, शहबाज साहब का और इधर इमरान खान साहब का, इनमें से कोई चार हमें बताएं जो देखिए आपके जी, फेवरेट। बेनजीर भुट्टो जो थी वो भी इंसानी वसाइल जो थी उस पर बहुत उन्होंने तवज्जो दी। शायद वो उनकी उतनी रिकग्निशन नहीं हुई, बट शी वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट सोशल एक्शन प्रोग्राम। वो जो उन्होंने मदर चाइल्ड प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का शुरू किया, वो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था और जनरली भी वो एम्पावरमेंट चाहती थी। फिर जो ये बाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना, बेस्ट। ये भी मोहतरमा का ही दरअसल प्लान था जो वो अपने जिंदगी में ही बना गई थी और इम्प्लीमेंट बाद में हुआ। दूसरा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मैंने देखा है कि वो डेवलपमेंट पे हमेशा बड़ी तवज्जो देते हैं और आप देखें ये मोटरवेज हैं, ये रोड का स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट करने में उनका बड़ा कोई सानी नहीं रहा पाकिस्तान में। और इसमें शहबाज शरीफ साहब की भी बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट रही। और फिर डेंगी मैनेजमेंट जो थी शहबाज शरीफ साहब का, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल मिसाल बना के कि सुबह 4 बजे उठ जाना, लोगों को मोटिवेट करना और अल्टीमेटली ये तासुर वो कामयाबी से उन्होंने दिया कि भाई हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हम लड़ेंगे। और फिर घर घर में बंदे भेजे, दवाइयाँ भेजी, चेकिंग की और अल्टीमेटली किसी हद तक उसको कंटेन करने में कामयाब हो गए। ये एक मोजज़ा था। बिल्कुल और खान साहब बिल्कुल की बिल्कुल। भी जो है वो बहुत खूबियाँ हैं। खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों और गरीबों के बारे में बहुत कंसर्न है। आप ये देखें, ये जो मुझे अगरचे ज़ाती तौर पर कई इस पे एतराज़ है 12,000 रुपए देने पे, लेकिन खान साहब की नीयत पे शक नहीं है कि उन्होंने एक आम बंदे को सिर्फ उसका शनाख्ती कार्ड लेकर उसको 12,000 रुपए दे दिए हैं, जो उसके लिए यूं समझें कि एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो इस एतबार से वो भी लोगों के लिए कंसर्न है, लोगों का भला करना चाहते हैं। हाँ, तरीक़ेकार पे सबसे इख्तलाफ हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब का क्या तरीका था, इमरान का क्या तरीका है, लेकिन इस वक्त तो हम पॉजिटिव सबकी चीज़ें देख रहे हैं। बिल्कुल खान साहब बिल्कुल भी बिल्कुल। डेफिनेटली दर्द दिल रखते हैं और वो लोगों का भला करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। सर जाने से पहले आपके पास दो चॉइसेस हैं, या हमें अपना एक फेवरेट गाने की एक लाइन सुना दें या शेर सुना दें। शेर सुना देता हूँ। सुना दें। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। तुम समझते ओह। हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं।
کہ دیکھیں نا ناکام عاشق ایسے ہی شعر سناتے ہیں. ایسے شعر سناتے ہیں. یہ بڑا زبردست تھا. زبردست سر, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. ہمارے ویورز کو آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. تھینک یو صوفی اور صاحب, آپ خود بڑے گریٹ آدمی ہیں. میں آپ کی سر کنٹریبیوشن اور آپ کی جو خواہش ہے معاشرے کو بدلنے کی, اس کو سلوٹ کرتا ہوں. نہیں سر, بہت تھینک یو, اٹ اور مینز اے ویری لاٹ. آنےسٹ, ماشاء اللہ, ویری آنےسٹ. I am sir very humble. Thank you so means a lot coming from you. ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو, بلکہ میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ یہ جو آپ پروجیکٹس جو میں نے کیے بھی تھے 2-4, جو میری کنٹریبیوشن ہے, یہ آپ لوگوں کی جیسے آرٹیکلس پڑھ کے انسان کے ذہن میں آتے ہیں. جس طرح آپ نے انار والی بات کی ہے, تو یہی اصل مسئلے یہ ہیں بیسکس. قبرستان, ہسپتال, لوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ, اگر ہم یہی ٹھیک کر دیں تو اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی کی بھی. تو بہت شکریہ سر, صوفی اللہ صاحب, تعالیٰ میں کو خوش. یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پلیز. آپ کے ذریعے. سندس فاؤنڈیشن, منو بھائی جی ہمارے سینئر دوست تھے, وہ انہوں بالکل نے کو بہت پروموٹ کیا. میں بھی اس کے بالکل ایک رضاکار کے طور پہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. اور یہ بچوں بالکل کو خون فراہم کرتا ہے, بچوں بالکل کو لک آفٹر کرتا ہے. آج کل رمضان بالکل ہے, اس کے لیے جی. عطیات بھی لوگ دیں اور ساتھ ہی خون کا عطیہ بھی دیں, کیونکہ ان بچوں کی خوراک خون ہے, اسی سے یہ بالکل ریوائٹلائز ہوتے ہیں. تو ہم ایبسولوٹ. سب بھی کچھ نہ کچھ اس دنیا میں, ہمارا فرض ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں. صرف اپنی زندگی جینا کوئی کام نہیں, دوسروں کے لیے بالکل. تھوڑا کریں, زیادہ کریں, کریں صحیح. تو بہت مہربانی صوفی صاحب, ویری کائنڈ آف نہیں نہیں یو. بالکل, آپ کا پیغام سر بالکل پھیلائیں گے. اور آپ نے یہ بہت اچھا ان کا یہ کام تھا جو انہوں نے اسٹارٹ کیا جب کسی کو اس کی پتہ نہیں تھا تھیلیسیمیا کے بارے میں. اور یہ واقعی بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس پہ سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ ہم آپ کا پیغام یوٹیوب کے تھرو پھیلائیں گے بھی. وہی بات ہے, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو لیٹس ہوپ کہ ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے. تھینک یو ویری مچ ویورز. وی ہیڈ اے امیزنگ سیشن ود دی ون اینڈ اونلی سہیل وڑائی صاحب. ایک دن سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ واز ویری انٹرسٹنگ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اسٹے سیف, اسٹے ان سائڈ, اور اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم سر.